दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। और आज का जो क्लासेस है हम लोग बात करेंगे उसमें क्लास 10 का जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक लिया था। एक तो लिया था कि भूखमरी, है ना, यानी कि जो एक विपदा आई थी पूरे समाज में, भूख, कठिनाई और साथ साथ में जन विद्रोह। और उसी के साथ हम लोगों ने एक और टॉपिक लिया था 1848 का उदारवादी का क्रांति। हम लोगों ने ये दो टॉपिक लिया था। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि 1848 में जब महिलाएं भी अग्रसर हुई और उन्होंने क्रांति में भाग लिया, पूरे यूरोप की क्रांति में भाग लिया, तो उसके बाद 1848 में टोटल 831 निर्वाचन सदस्यों के द्वारा एक नए, मैं बोल सकता हूं, समाज का फिर से गठन हुआ। एक नए स्वतंत्रता के प्रतीक का स्थापना हुआ। और उसी समय महिलाओं को एक अधिकार दिया जाता है, और वो अधिकार क्या था कि वो दूर से खड़े होके बस ये देख सकते हैं कि जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था में क्या काम हो रहा था। साथ में हम लोगों ने देखा था कि 25 साल के लोग सबसे पहले वोट देते थे, अब वो जाके 21 साल के लोग भी वोट दे सकते थे। ऐसे लोग, चाहे वो अमीर हो या ना हो, वो लोग भी क्या दे सकते थे, वोट दे सकते थे। हम लोगों ने ये सारी चीजों पे डिस्कशन किया था। तो अब हम लोग 3-4 चीजें पे और डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं वो चीजों का बात करूं तो वो चीजें क्या है, तो सबसे पहली बात, जो भी कुछ एक चीज दिखने को मिला उसमें हम लोगों ने देखा कि लोग अब नारीवादी विचारधारा के साथ अग्रसर हो रहे थे, यानी कि लोग नारीवादी विचारधारा को मानना शुरू किए थे। तो अब हम लोग बात करते, सर ये नारीवादी विचारधारा क्या होता है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जब भी ये वाद अथवा वादी शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो मतलब जो भी मेन शब्द है उसका वो सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? जो भी मेन शब्द है उसका वो सपोर्ट करेगा। तो नारीवादी यानी कि नारी का अर्थ होता है स्त्री। तो स्त्री पुरुष की जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो समानता है, मैंने क्या बोला कि जो भी स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता है, उनके सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकार और उनके हितों की रक्षा करना ही क्या कहलाता है, नारीवादी विचारधारा कहलाता है। तो जैसे 1848 में नए निर्वाचित मंडल का गठन किया गया, कितने 831 सदस्यों का, तो उन्होंने नारीवादी विचारधारा को अग्रसर किया, नारियों को आगे करने का काम किया। और एक तरह से मैं बोलूं कि महिलाएं भी अब राजनीतिक व्यवस्था में अग्रसर हुई और वो लोग भी राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेना शुरू कर देते हैं। तो अब देखो, उसी समय एक घटना होता है कि जब सभी लोग इकट्ठा हो गए, अब आंदोलन सही से चल रहा है, तो उस समय आज हम लोग और एक घटना होती है जिसको बोलते हैं जर्मनी एकीकरण। ठीक है, यानी कि आज हम लोग इस पूरे टॉपिक पे हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे, एक जर्मनी एकीकरण का, और साथ में हम लोग देखेंगे कि इटली के एकीकरण के बारे में देखेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग ये भी देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या समस्याएं थी, इटली के एकीकरण में क्या क्या समस्याएं थी, और पूरी एकीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या घटनाएं, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी एकीकरण के बारे में। तो जर्मनी एकीकरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तब बाधा क्या क्या थी। तो सबसे पहला बाधा क्या था कि जो जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना है उसका अग्रसर रूप कब देखा गया था, तो 1848 में। जो 1848 का जो उदारवादी की क्रांति हुई, उस क्रांति से ही जर्मन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लोगों ने यह मानना शुरू किया कि अगर अब हम लोग अगर वाकई में आजाद होना चाहते हैं तो हमारी अपनी सरकार, अपनी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह कब की घटना है? 1848 से ही जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लेकिन जो भी विकास हुआ तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक मैं प्रॉब्लम का बात करूं तो प्रॉब्लम क्या था कि सभी राष्ट्रों को जोड़कर एक निर्वाचित शासित राष्ट्र बनाना यह सबसे बड़ी बाधा थी। क्यों बाधा थी? क्योंकि मैंने क्या बोला, 1848 से पहले ही जर्मन में राष्ट्रीयता का भावना का विकास हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जो जर्मनी जो अलग अलग राष्ट्रों में बंट गया था, एक अलग अलग, मैं बोल सकता हूं, प्रांतों में बंट गया था, तो उनको जोड़कर एक ही शासन व्यवस्था के अंदर लाना, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यह सबसे बड़ी बाधा थी। तो अब इस बाधा में सबसे बड़ा, मैं अगर बात करूं अवरोध का, तो अवरोध क्या था? एक तो राजशाही शासन व्यवस्था और दूसरा क्या था? फौजशाही ताकत। पहला क्या बाधा था?
एक तो राजशाही शासन व्यवस्था और दूसरा क्या था, फौजशाही ताकत। तो ये जो दोनों चीज है, एक राजशाही शासन व्यवस्था और दूसरा फौजशाही ताकत व्यवस्था, ये सबसे बड़ी बाधा थी किसका, जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या थी, राजशाही ताकत और फौजशाही ताकत। ये दोनों जो था ये सबसे बड़ी बाधा थी। और इन्हीं बाधाओं के कारण 1848 का जो क्रांति हुआ वो क्या हो रहा गया, वो असफल हो गया जर्मनी के इलाकों में। कहां पे, जर्मनी के इलाकों में। मैंने क्या बताया कि 1848 में जर्मनी में राष्ट्रीयता का भावना का विकास हो गया था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उस समय जो पूरा जर्मन था वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया था। तो उनको जोड़कर एक नया संविधान बनाना, ये सबसे बड़ी बाधा थी जर्मनी के पास। और ये तो एक बाधा थी कि उनको जोड़ना है, उनको समझाना है, उनको बुझाना है। और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो क्या था कि जो भी राजशाही ताकत और फौजशाही ताकत उस समय जर्मन में और अलग अलग राष्ट्रों पे काम कर रहा था, उनका विरोध करना। और बताओ, एक आम जनता के लिए राजा और उसके फौज से लड़ना बहुत कठिन होता था। तो जिसके कारण ये 1848 का जो पूरा जो एक क्रांति वो क्या रहा, असफल रहा। तो अगर मैं बात करूं इस असफलता का जो सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस समय जो जर्मन में जितने भी भूस्वामी थे, जितने भी बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने क्या किया था, इस राजशाही और इस फौजशाही ताकत का क्या किया था, समर्थन किया था कि मैं आपके समर्थन में हूं, आप जो कर रहे हो आप वो सही कर रहे हो। तो जब बड़े भूस्वामियों ने भी इनका समर्थन किया तब जाके क्या हो गया कि जर्मनी में एकीकरण की जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें बाधाएं, उसमें अड़चन आई। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसा काम हुआ जिसके बाद जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया अग्रसर हुई और बहुत भारी मात्रा में जोर पड़ा। और वो घटना कब था, जब ऑटोमन बिस्मार्क, एक व्यक्ति का नाम आप लोग याद कर लें, उन व्यक्ति का क्या नाम है, ऑटोमन बिस्मार्क। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि प्रसा के नेतृत्व से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्मनी में एकीकरण का भावना को आगे ले जाके जर्मनी के आसपास की जो लोग हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। कहां से, प्रसा से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोमन बिस्मार्क जो था उसने किस क्षेत्र से जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को आगे लेके गया, तो आपको क्या बताना है, प्रसा से। और आपको जान के हैरानी होगा कि सबसे पहले जब 1848 का क्रांति चला था उस समय प्रसा के ही जो बड़े भूस्वामी हैं उन्होंने ही किसका समर्थन किया था, राजशाही और फौजशाही ताकत का समर्थन किया था। और बाद में ऑटोमन बिस्मार्क को लगा कि जहां से इस पूरी घटना को दबाया गया, अगर वहीं से चिंगारी उठाया जाए तो यह पूरे देश तक फैलेगा। समझे मेरे बात में क्या बोलना चाहता हूं कि जहां से इस 1848 के क्रांति को दबाया गया, अगर वहीं से मैं क्रांति स्टार्ट करूं तो सबसे अच्छा होगा। और आप एक बात याद रखना, उस समय प्रसा सबसे अच्छा ताकतवर एक राज्य था, एक प्रांत था। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया कि प्रसा के नेतृत्व के थ्रू से जो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया है उसने स्टार्ट करी। क्या किया, उसने स्टार्ट करी। ठीक है, अब देखोगे कि मैंने क्या बोला कि ऑटोमन बिस्मार्क ने प्रसा का नेतृत्व किया और उन्होंने 1848 के क्रांति का बदला लिया, या मैं बोल सकता हूं कि जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं थी उनको खत्म करने का स्टार्टअप किया। कब, जब ऑटोमन बिस्मार्क ने प्रसा का नेतृत्व किया। तो जब वो नेतृत्व किया तो सबसे पहले ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया कि 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा। और युद्ध के दौरान उन्होंने जितने भी नौकरशाही और सेना जो भी था, कहां का, मैं बोल सकता हूं प्रसा का, उनका मदद लिया। यानी कि उनको समझाया बुझाया कि बाबू आप लोग जो भी कुछ कर रहे हो अपने स्वामियों के प्रति वो गलत है, और वो बाद में जाके आपका क्या करेगा, बाद में जाके वो क्या करेगा, आपका दुरुपयोग करेगा। तो 7 वर्षों तक युद्ध चला और उसमें सबसे जो सपोर्ट करने वाले लोग थे किसका, ऑटोमन बिस्मार्क का। तो नौकरशाही और जो जितना भी सेना है उन्होंने सपोर्ट किया। और उनके सपोर्ट के बदौलत ये जो ऑटोमन बिस्मार्क है उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस को, ये 3 नाम याद रखना, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनके साथ युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ने के बाद क्या किया, इन तीनों को जीता। और जीतने के बाद ये डेट आप याद रखना, जनवरी 1871। कब है, जनवरी 1871। तो जनवरी का महीना है 1871 में उन्होंने क्या किया
कि उन्हीं का जो राजमहल है वायसराय, उनमें एक समारोह आयोजित किया। और समारोह आयोजित करने के बाद इस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रख लेना, इनका नाम है विलियम प्रथम। क्या नाम है? विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम को क्या क्या जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। क्या कहता है? जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। हम लोगों ने क्या देखा कि 1848 से पहले ही जर्मन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बाधा क्या थी? वहां की राजशाही और फौजशाही ताकत का बाधा था। क्यों? और एक सबसे बड़ी बाधा था कि जितने भी राष्ट्र थे वहां वो लोग क्या हो चुके थे? एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अब उनको जोड़ना और जोड़कर एक ही संविधान में लाना, ये सबसे बड़ी कठिनाई किसके पास थी? जर्मन के पास थी। तो जर्मन के जितने भी भूस्वामी थे वो लोग पहले ही बोलते थे कि नहीं, जो भी कुछ घटनाएं घटी वो बहुत अच्छी घटना है। क्यों? क्योंकि उनसे उनको फायदा होता था। तो अब ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया कि जहां से इन भूस्वामियों ने विरोध किया 1848 के क्रांति का, वहीं से समर्थन शुरू करता है। और ये धीरे धीरे 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा। और लड़ने के बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, जो बड़े बड़े जो अलग अलग जो देश थे जो जर्मनी से अलग हो गए थे, उनको क्या करते हैं? युद्ध में जीतते हैं। और 1871 में जर्मनी का महीना होता है। उस समय वायसराय में एक समारोह करते हैं और किसको? विलियम प्रथम को क्या करते हैं? जर्मन का सम्राट घोषित कर देते हैं। और जैसे ही जर्मन में विलियम प्रथम सम्राट बनता है तो वो क्या करता है? कुछ कुछ जर्मन में काम करता है, कुछ कुछ जर्मन में काम करवाता है। तो सबसे पहले वो काम क्या करता है कि मुद्रा का बात करो या बैंकिंग का बात करो, और जितने भी कानूनिक और न्यायिक व्यवस्था था उसको क्या करता है? वो आधुनिकीकरण करने पे जोर देता है। और वो बोलता है कि जो पुरानी जो परंपराएं थी, चाहे वो बैंकिंग की परंपरा हो, चाहे वो मुद्रा की परंपरा हो, या जितने भी कानून व्यवस्था थी, उसको बदलो और बदल के उसको क्या करो? उसको आधुनिक व्यवस्था में लाओ, उसको आधुनिकीकरण में व्यवस्था में लाओ। तो जर्मनी की प्रक्रिया यहां तक थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इटली की एकीकरण की प्रक्रिया में जो सारी बाधाएं थी, हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे बड़ी बाधा जो थी इटली के एकीकरण में, तो वो बाधा क्या था कि सबसे पहले जान लो कि यहां में प्रॉब्लम क्या था कि इटली, आप बताओ, जर्मनी उस समय 3 राज्यों में बटी थी, लेकिन इटली जो था वो टोटल 7 राज्यों में, कितना? 7 राज्यों में बट गया था। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली जो था वो टोटल 7 राज्यों में बट गया था। और उन 7 राज्यों को मिलाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। क्या था? उन 7 राज्यों को मिलाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये बटा कैसे था, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो पूरा जो, अगर मैं बांटने का बात करूं, तो पूरा जो इटली था वो बेसिकली 3 भाग में बटा था। 7 राज्यों का 3 भागों में बटा था। और वो भाग क्या था? अगर उत्तरी भाग का बात करो तो उसको ऑस्ट्रियाई हैसबर्ग के अधीन में था। ये जानना कि जो अगर उत्तरी भाग जो था उसमें शासन करने वाला कौन था? तो ऑस्ट्रियाई हैसबर्ग का शासन था। अगर मैं मध्य भाग का बात करूं तो उसमें पोप शासक था। कौन था? पोप शासक था। और अगर मैं दक्षिणी भाग का बात करूं तो उसमें स्पेन का जो बुर्बो राजवंश था वो लोग शासन कर रहा था। मैंने क्या बोला? इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा क्या था कि 19वीं सदी में ही इटली 7 राज्यों में विभक्त हो चुका था। और अगर मैं बात करूं स्थिति के हिसाब से, तो उत्तरी भाग जो था उसमें ऑस्ट्रिया हैसबर्ग का अधीन था, मध्य भाग में पोप शासक का, और दक्षिणी भाग में किसका था? स्पेन के बुर्बो राजवंश का अधिकार था। तो अब अगर इटली की एकीकरण की प्रक्रिया करनी है तो सबसे बड़े इनके पास चुनौती क्या था कि अगर मैं सर्डिनिया के नेतृत्व से, किसका? सर्डिनिया के नेतृत्व से अगर मैं पूरे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में भाग लूं तो पूरी इटली जो है ठीक से वो आजाद हो जाएगी। ये सबसे बड़ा उनके पास प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले जो भी लोग इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में जोर देते थे, यानी कि जो लोग सर्डिनिया के इतालवी राजघरानों के शासक थे, वही लोग ने क्या सोचा कि इटली का एकीकरण करना चाहिए। किन्होंने? जिन्होंने सर्डिनिया के लोग थे, उनका मानना था कि इटली का एकीकरण अगर मेरे को करना है तो मेरे को सर्डिनिया से ही करना पड़ेगा। तो टोटल देखो, सर्डिनिया एक भाग में बटा, ऑस्ट्रिया के हैसनबर्ग का एक भाग में बटा, पोप शासक एक भाग ले लिया, और स्पेन का बुर्बो राजवंश एक भाग ले लिया। तो टोटल ये जो सारे भाग हैं, तो इन्हीं भाग के कारण इटली का मैं बोल सकता हूं क्या हुआ? इटली का मैं बोल सकता हूं विच्छेद हुआ, इटली अलग अलग भागों में बटी।
अब ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो वो क्या था कि 1830 के दशक में सबसे पहले जोसेफ मैथ्सनी नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने सोचा, और ये व्यक्ति जान लेना सर्डिनिया का निवासी था, वो कोई शासक नहीं था, वो सर्डिनिया का निवासी था। और याद रहे कि ये इताली भाषा नहीं बोलता था, ये फ्रेंच भाषा बोलने वाला व्यक्ति था। ये इटाली से ज्यादा फ्रेंच बोलने का महारत था, इसको फ्रेंच अच्छा से आता था, लेकिन तो भी इन्होंने इताली भाषा के राजघरानों का सपोर्ट किया। किस लिए? ताकि ये जो पूरी इटली है इनके अधीन हो गई थी, इटली का विभाजन हो गया था, तो इनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, इसके लिए जोसेफ मैथ्सनी ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो 1830 के दशक में जोसेफ मैथ्सनी जो था, इसी ने सबसे पहले सोचा कि इटली जो अलग अलग भागों में बट गई है, इतावी गणराज्य जो अलग अलग भागों में बट गई है, इनको क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो इसीलिए सबसे पहले जोसेफ मैथ्सनी क्या करते हैं कि अब जर्मनी को जोड़ना है, तो उसका एक उद्देश्य था। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो जोसेफ मैथ्सनी वो क्या करता है कि यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन को बनाता है, और इटली के आसपास के इलाकों के जो लोग हैं उनको जोड़ना शुरू करता है। गुप्त संगठन में क्या करता है, जोड़ना शुरू करता है। तो जैसे जैसे लोगों को गुप्त संगठन में जोड़ना शुरू किया, तो इस संगठन को क्या किया कि एक मैं बोल सकता हूं कि राष्ट्र के प्रति एक क्रूर व्यवहार करने के रूप में जोसेफ मैथ्सनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको देश से निकाल दे दिया गया कि आपने बहुत गंदा किया, यंग इटली सोसाइटी या गुप्त संगठन को बनाया, आपने बहुत गंदा किया, यह देश के खिलाफ है, देश हित के खिलाफ है। तो अब जो जोसेफ मैथ्सनी ने जो काम किया वो ठीक ठाक से उतना सफल नहीं हुआ, लेकिन मैथ्सनी का जो पूरा एक सोच था कि इटली का एकीकरण कैसे हो, उस सोच को लोगों ने अग्रसर किया, आगे बढ़ाया। किसके थ्रू से? तो यंग इटली के थ्रू से क्या किया, आगे बढ़ाया। अब उसी समय ये जो 1830 के बाद एक साल जो पूरा इसने यंग इटली को बनाने में काम किया, किसने? जोसेफ मैथ्सनी ने। तो 1830 से लेके 1848 तक मैथ्सनी ने क्या किया, विद्रोह किया। किसके खिलाफ? तो जो ये तीन जो शासक थे, एक ऑस्ट्रिया हेसबर्ग का शासक, पोप शासक, और जो स्पेन का जो बुर्बो राजवंश का शासक था, जो इटली पे चल रहा था, उनके खिलाफ क्या करता है, विरोध करता है। तो 1830 से 1848 के बीच में जो भी क्रांति हुई वो सारी असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। किसके नेतृत्व की सारी क्रांति असफल हो गई? तो जोसेफ मैथ्सनी के नेतृत्व में सारी क्रांति क्या होगी, असफल होगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो सर्डिनिया था, ये सर्डिनिया का मैं बोल सकता हूं शासक था, उसका नाम क्या था, विक्टर एमेनुअल। ये इसका नाम याद रखना, विक्टर एमेनुअल। तो अब जैसे ही जोसेफ मैथ्सनी ने 1831 से 1848 की जितनी भी क्रांति यंग इटली के थ्रू से किया वो असफल हो गया, तो अब पूरा दामोदर था जो सर्डिनिया का शासक था, सर्डिनिया और पिडमोंट का जो शासक था, उनका क्या नाम था, विक्टर एमेनुअल। और विक्टर एमेनुअल द्वितीय के पूरे मत्थे मड़ गया कि अब उनको जर्मनी का एकीकरण करना है, उनको जर्मनी का एकीकरण करना है। रीजन क्या था? क्योंकि अब जो जोसेफ मैथ्सनी ने जो इटली का पूरा एक मॉडल तैयार किया था, एक आधुनिक इटली का जो पूरा मॉडल तैयार किया था अलग अलग भागों को मिलाकर, तो उनका जो मॉडल था वो विक्टर एमेनुअल को मैं बोल सकता हूं, या जो सर्डिनिया और पिडमोंट का जो सपना था कि इटली का जो खंडन हुआ है उसको एक जगह मिलाएं, वो इनके ही मत्थे आ गए। किनके मत्थे आ गए? विक्टर एमेनुअल के मत्थे आ गई। तो विक्टर एमेनुअल ने क्या किया, यही अब अपने कंधे पे भार उठाते हैं और वो क्या बोलते हैं कि जो अलग अलग राष्ट्र जो जोसेफ मैथ्सनी का सपोर्ट किया था उनके युद्धों में अब वो मेरा सपोर्ट करे। और इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उनको जोड़ने का काम किया। उनको क्या किया, जोड़ने का काम किया। कौन किया? विक्टर एमेनुअल में। अब उसी समय और एक व्यक्ति आगे आता है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, काबूर। क्या नाम है? काबूर। और आप याद रखना इनका नाम है काउंट कैमिलो दा काबूर। क्या नाम है? काउंट कैमिलो दा काबूर। तो उस समय काबूर क्या होता है कि सर्डिनिया और पिडमोंट का मंत्री परिषद का मुख्य होता है, और ये क्या करता है, जोसेफ मैथ्सनी के बाद इटली की जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आंदोलन का ये क्या बन जाता है, नेता बन जाता है। और इस प्रक्रिया को सबसे पहले आगे ले जाने का काम करता है जोसेफ मैथ्सनी के बाद। ठीक है, कौन? काउंट कैमिलो दा काबूर। अब ये काबूर क्या करता है, काबूर ऐसे मैंने क्या बताया कि काबूर एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन साथ में एक कूटनीतिक भी था। ये बड़ा कूटनीतिक चाल चलता था, और ये कूटनीतिक चाल चल के सबसे पहले काम इसने क्या किया कि जो भी सर्डिनिया और पिडमोंट था, जो भी सर्डिनिया और पिडमोंट का जो पूरा क्षेत्र था उसको
कूटनीतिक विचार, या मैं बोल सकता हूं कि सर्डिनिया और पिडमोंट को 1800 कितना में 59 में अपने कूटनीतिक विचार से क्या किया, ऑस्ट्रियाई जो ये वाला आप देख रहे हो ना, ये शासक ऑस्ट्रिया का जो हैसनबर्ग शासक है उनके साथ क्या करता है, युद्ध करता है और अपनी चाल चल के, अपनी कूटनीतिक व्यवहार का चाल चल के क्या करता है, ऑस्ट्रिया का जो शासक है उसको हरा देता है और हराने के बाद उसको क्या करता है, काबुल उसको अपने पक्ष पे ले आता है। तो जैसे ही उत्तरी भाग इटली के साथ मिल गया तो इटली का थोड़ा विस्तार हुआ। अब इसके पास दो भाग बचा हुआ था, एक भाग जो था वो क्या था, मध्य भाग, और जो दूसरा भाग क्या था, पश्चिम भाग। तो अब बचा कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया अब पिडमोंट और सर्डिनिया के हवाले आ गया 1859 में, तो अब इटली का थोड़ा विकास हुआ। अब उसी समय क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति आगे आता है और उस व्यक्ति का आप नाम याद रखो, उस व्यक्ति का क्या नाम है, जोसेपे गैरिबाल्डी। क्या नाम है, जोसेपे गैरिबाल्डी। तो जोसेपे गैरिबाल्डी क्या करता है, अपना समर्थन देता है और साथ में जो भी नियमित सैनिक है, जो भी रेगुलर सैनिक होते हैं पूरे इटली का, उसको लेता है और अपनी भारी भरकम सेना के साथ, पूरा सशस्त्र के साथ क्या करता है, वो युद्ध में भाग लेता है। और जोसेपे गैरिबाल्डी क्या करता है कि अपने सूझबूझ से 1860 में, यह घटना कब की है, 1860 में दक्षिण इटली और इटली का जो दो सिलियों का जो राज्य है उस पे क्या करता है, प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के साथ साथ स्पेन के शासक को हटा देता है। स्पेन के शासक को क्या करता है, हटा देता है। किसकी मदद से, तो वहां के जो स्थानीय किसान हैं उनके मदद से क्या करता है कि ये जो जोसेपे गैरिबाल्डी है वो क्या करता है कि स्पेन के शासक को हटा दिया। तो अब आप मेरे को बात करो, काबूल ने क्या किया, काबूल ने ऑस्ट्रेलिया के शासक को हराया और जोसेपे गैरिबाल्डी ने इसको हराया। अब बचा दक्षिण का भाग जो स्पेन के बुर्बो राजवंश का था। तो लास्ट में एमेनुएल द्वितीय ने युद्ध लड़ा और युद्ध के कगार पे क्या किया, 1861 में, कब का घटना है, 1861 में एमेनुएल द्वितीय ने, किसने, एमेनुएल द्वितीय ने इटली को एकीकृत राष्ट्र घोषित किया और 1861 में ही एमेनुएल को क्या किया गया, इटली का राजा घोषित कर दिया गया। और इस तरह से जो पूरी इटली का एकीकरण का प्रक्रिया क्या हो गया, पूरा हो गया। इस तरह से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1848 में ये सारी जो चीजें हैं वो बाधाएं थी, ये सारा प्रक्रिया हुआ, जिसके बाद जर्मनी, मैं बोल सकता हूं जर्मनी का एकीकरण हुआ। यहां से आप इटली की बाधाएं देख सकते हो, ये सारी बाधाएं थी कि ये जो पूरा इटली इन शासकों के पास था, अब उनसे ही युद्ध से छोड़ा गया। तो जो पूरी प्रक्रिया थी इसमें ये जो तीन लोग थे, एक तो जोसेपे मैत्सनी, काबूल और जोसेपे गैरिबाल्डी, और आप ये जो यहाँ का शासक था, मैंने शासक का नाम क्या बताया, विक्टर इमैनुएल द्वितीय। तो इनके समर्थन के बाद ही क्या हुआ, इटली का और साथ साथ मैं बोल सकता हूं जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया हुआ। और इटली क्या हो गया कि इटली और जर्मन अपनी अपनी जो अलग अलग राज्यों में बटी थी वो लोग क्या हो गए, आपस में मिल गए। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में बताना है, और आज का सेशन कैसा लगा आपको यह भी बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।